निर्धनता एक चुनौती। आज की वीडियो हम इस पाठ की शुरुआत के साथ बनाएंगे। निर्धनता एक चुनौती, जो हमारा अर्थशास्त्र का तीसरा पाठ है, इसकी वीडियो हम आपके सामने आज भेज रहे हैं। तो इस पाठ के अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें तो इसमें निर्धनता के विषय में जानेंगे। निर्धनता किसे कहते हैं? भाई, सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि गरीब या गरीबी किसे कहते हैं। हम लोग सभी एक ना एक किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको हम कह देते हैं कि यह व्यक्ति गरीब है। लेकिन हमने किस आधार पर उसका अवलोकन किया, किस आधार पर उसको गरीब माना, तो उन आधारों के विषय में बात की जाएगी। निर्धनता के कारण क्या हैं, किस कारण से कोई व्यक्ति गरीब रह जाता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है, निर्धनता की स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो निर्धन है या गरीब हैं। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? गांव में भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। ऐसे लोग मजदूर हो सकते हैं गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं है। शहरों में ऐसे मजदूर हो सकते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनकी आय निश्चित नहीं है, अच्छी आय नहीं है। निर्माण स्थलों पर दैनिक कार्य करने वाले लोग भी हो सकते हैं जो मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से, कठिनता से कर पा रहे हैं। ठीक है जी। यदि आंकड़ों की माने तो कहा जाता है कि भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष में 2011-12 के अकॉर्डिंग भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे हैं। और भारत की जो जनसंख्या मानी जाती है 130 करोड़ के करीब मानी जाती है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये यहाँ पर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ठीक है। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक शहरी निर्धनता से रिलेटेड, एक गांव के निर्धनता से रिलेटेड, जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो शहरी निर्धनता से रिलेटेड जो एग्जाम्पल दिया वो दिया है कि 33 वर्षीय एक रामचरण है जो झारखंड में रांची के निकट गेहूं आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में 1500 रुपये तक कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 6 सदस्यों में उसकी पत्नी भी है, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं और वो खुद है। तो इस प्रकार से उसका 6 लोगों का परिवार है। रामचरण गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है उसको। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे दूसरे भाई के ऊपर निर्भर है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के बने हुए झोंपड़े हैं या खपड़े हैं। ठीक है जी। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी करती है, घरों का कार्य करती है, चौका बर्तन आदि का, और वो उसको 800 रुपये तक वो लगभग कमा लेती है। दिन में 2 बार दाल चावल अल्प भोजन ये लोग जुटा लेते हैं, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। उनका बड़ा बेटा आय में वृद्धि करने के लिए एक चाय की दुकान पर सहायक के रूप में काम करने लगा है, जिसको 300 रुपये मिलते हैं। ठीक। उसकी 10 साल की एक बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा उसका स्कूल नहीं जाता। सभी के पास जो कपड़े हैं वो भी ज़्यादा नए कपड़े नहीं हैं, पुराने कपड़ों में ही वो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है। जब वे बीमार होते हैं तो उनको सरकार की तरफ से भी कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है, या जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ से भी उनको कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। तो ये एक एग्जाम्पल देखा हमने शहरी निर्धनता का। एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ग्रामीण निर्धनता की। तो ग्रामीण निर्धनता का जो उदाहरण दिया है बुक में, वो दिया लखा सिंह का। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास गांव का रहने वाला व्यक्ति है। उसके पास गांव में कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। काम जो होता है अनियमित होता है, ऐसी ही उसकी आय भी अनियमित होती है। उसको काम रेगुलरली नहीं मिलता, इसलिए उसका अनियमित काम होता है, और उसकी आय भी अनियमित रहती है। जब काम मिलता है जब उसकी आय अच्छी होती है, जब नहीं मिलता तो उसकी आय नहीं होती। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं। ठीक है। कई बार उसको रुपए की जगह पे वो वस्तु मिल जाती है जो उस खेत में की जा रही होती है, जैसे गेहूँ, दाल, सब्जी आदि। 8 सदस्यों का उसका परिवार है जिनका पालन पोषण वो बहुत मुश्किल से कर पाता है। यह भी झोंपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे दिन खेतों में चारा काटने का आदि काम करती हैं। उसके पिता जो टीबी के मरीज़ थे, उनकी 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हुई है। उसकी माँ भी अब उसी बीमारी से ग्रसित है।
उनकी भी स्थिति खराब है। लखा सिंह के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज आसानी से करा पाए। ठीक है जी। यद्यपि उसने 10 साल की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो आराम से खा पी सके, आराम से अच्छे कपड़े पहन सके। तो इसका मतलब लखा सिंह भी गरीबी में अपना जीवन जी रहा है। ठीक है। तो दोनों उदाहरणों का अध्ययन करने पर कुछ पॉइंट हमारे सामने ऐसे आए जो हमें इन दोनों उदाहरणों में देखने को मिल रहे हैं। जैसे भूमिहीनता, दोनों ही लोग जो थे वो भूमिहीन थे, संपत्ति विहीन थे। बेरोजगारी, उनके पास अच्छा रोजगार नहीं था, ऐसे रोजगार थे जिनमें आय उनकी नियमित नहीं थी। परिवार का आकार उनकी आय के अकॉर्डिंग बड़ा था। निरक्षरता, ये लोग साक्षर नहीं थे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण की वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, लोगों के परिवार का स्वास्थ्य सही नहीं था। बाल श्रम, इनके घर में लोग जो बच्चे हैं वो मजदूरी कर रहे थे परिवार के पालन पोषण में सहायता के लिए। ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट कैसे आए? ये सारे पॉइंट वो आए जो इन दोनों में कॉमन थे। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसमें निर्धन व्यक्ति में ये देखने को मिलते हैं। इनके फैक्टर्स के आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फला व्यक्ति निर्धन है और फला व्यक्ति निर्धन नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों उदाहरणों के इन आयामों पर हमने गौर किया और हमने ये इस निष्कर्ष पे निकल आए कि हम किन कैटेगरी के या किन चीज़ों के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्धनता के दायरे में रखते हैं। लेकिन जब देश कोई सर्वे करता है तो देश सर्वे करने में इन चीज़ों को देखता है और इन चीज़ों से आधार पर वो एक साथ या एक संग यह नहीं कह सकते कि वह निर्धन और ना निर्धन यानी अमीर और गरीब का फासला कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक स्केल रखा है। उस स्केल की बात करेंगे हम इस हेडिंग में, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। यह हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें हम बात करेंगे उस पैमाने की जिसके अकॉर्डिंग सरकार यह तय करती है कि फला व्यक्ति निर्धन है और फला व्यक्ति निर्धन नहीं है। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, फिर भी सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाले जो पहलू हैं उनकी हम बात करें तो वह आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। ठीक है जी। कितनी व्यक्ति की आय है और कितना उसका खर्चा है। यदि खर्चे के अकॉर्डिंग आय है तो वो निर्धन नहीं है, और यदि उसका खर्चा अधिक है और आय उसकी कम है तो इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन है। इसके अलावा अब निर्धनता का आकलन करते समय वहाँ की साक्षरता दर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, पेयजल तथा स्वच्छता तक उनकी पहुँच, ठीक है जी, आदि सुविधाओं पर भी गौर किया जाता है। आदि चीज़ों को भी देखा जाता है कि यदि ये चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं है तो वो निर्धन है, और यदि ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध है तो वो निर्धन नहीं है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग में बात करते हैं निर्धनता रेखा की। तो ये निर्धनता रेखा क्या होती है? निर्धनता रेखा एक सामान्यतः सरकार द्वारा घोषित की गई या सरकार द्वारा तय की गई एक ऐसी रेखा होती है जिसके नीचे आने वाले व्यक्तियों को निर्धन, और जो व्यक्ति इसके नीचे नहीं आते हैं यानी का मतलब जो भी उन्होंने आंकड़े रखे हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं या उनसे अधिक कमा रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को निर्धन नहीं माना जाता है। यह निर्धनता रेखा आय तथा उपभोग के स्तर पर ही आधारित है। जैसा कि हमने बताया था कि निर्धनों का आकलन जो किया जाता है वो आय तथा उपभोग के आधार पर किया जाता है। यदि व्यक्ति आय तथा उपभोग पर जो न्यूनतम स्तर है उससे भी नीचे गिर जाए तो वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है, और जो आय तथा उपभोग के न्यूनतम स्तर से ऊपर रहता है वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जाता है। बात करें भारत की, तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक तथा चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो पैसे आए उनको निर्धनता रेखा में घोषित किए गए पैसों से उनकी तुलना की जाती है। यदि वो उनसे न्यूनतम है तो इसका मतलब व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, यदि वो उससे अधिक है तो व्यक्ति को निर्धन नहीं माना जाता। अब इसमें दो आंकड़े माने जाते हैं, दो पैमाने रखे जाते हैं। एक पैमाना है खाद्य आवश्यकता के अकॉर्डिंग, जिसमें एक कैलोरी निर्धारित की गई है। भोजन से हमें शक्ति जो मिलती है कैलोरी के रूप में मिलती है, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो उस कैलोरी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को निर्धन और ना निर्धन माना गया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में माना गया है कि 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जिस व्यक्ति को भोजन मिल रहा है तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं है।
और शहरों में 2100 कैलोरी। यह जो कैलोरी निर्धारित की गई है, यह व्यक्ति की आयु, उसके लिंग, उसके काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर बदलती रहती है। जैसे मान लो किसी के परिवार में बच्चे ज़्यादा हैं, वयस्क नागरिक कम हैं, तो उनके लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा कम हो जाएगी। किसी के परिवार में वयस्क लोग ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो उनके लिए कैलोरी की आवश्यकता अधिक बढ़ जाएगी। भाई यह तो सब मानेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी तुलना में जो वयस्क हैं वो भोजन अधिक करते हैं, अधिक काम करते हैं, उनको कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है। बात करें कीमत की, पैसे की, कि पैसे के अकॉर्डिंग किसे निर्धन माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है। तो 2011-12 के अनुसार निर्धनता का निर्धारण करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से कमा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में जो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से कमा रहा है, उस व्यक्ति को निर्धन नहीं माना जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि यानी मान लो 5 लोगों का परिवार है गांव में और 5 लोगों का परिवार है शहर में। तो शहर का परिवार 816 में इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4080 रुपये। 4080 रुपये प्रति व्यक्ति पर वो 5 लोगों के अनुसार वो कमा रहा है प्रत्येक महीने में, तो इसका मतलब वह परिवार निर्धन नहीं है गाँव में। और 5000 रुपये प्रति माह कमा रहा है शहर में, तो इसका मतलब वो परिवार निर्धन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सर्वे कौन करता है निर्धन और गैर निर्धन व्यक्तियों का। तो ये करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इंग्लिश में बोले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म है NSSO। यह इस सर्वे को करती है और यह इस सर्वे को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अकॉर्डिंग, जो यूनेस्को है उसके अकॉर्डिंग इस सर्वे को वो करती है। ठीक है जी, शेष कल की वीडियो में। धन्यवाद।